जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। हम्म। रात के 2 बज रहे हैं। हम्म। कोई एक आम इंसान अपने घर में चैन से सो रहा है हम्म। और अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। अच्छा। मतलब पुलिस अंदर आती है और उसे एक ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार कर लेती है जो वहां से मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर हुआ है। बाप रे। हाँ, उस व्यक्ति को पता है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन अगले दिन जब वो अदालत में खड़ा होता है ना, तो उसके खिलाफ एक पक्की एफआईआर दर्ज होती है। कागजों पर कुछ गवाहों के दस्तखत भी होते हैं। और पुलिस का जो पूरा रिकॉर्ड है वो एकदम सटीक लग रहा होता है। बिल्कुल, एकदम सटीक। एक ऐसा इंसान जिसे कानून की एबीसीडी भी नहीं पता, वो तो सिर्फ एफआईआर और मुकदमे जैसे भारी शब्द सुनकर ही अंदर से टूट जाता है। सही बात है। उसे लगता है कि बस अब तो पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। हम्म। तो चलिए आज इसे ही समझते हैं। हमारी इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य ना इसी खौफनाक स्थिति का सामना करना है। हम आज ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सिस्टम का कोई हिस्सा किसी निर्दोष को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करता है, तो कानून की सही समझ कैसे एक ढाल बन सकती है। अगर हम इसे एक बहुत ही व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात की परीक्षा है कि हमारी न्याय प्रणाली वास्तव में कितनी पारदर्शी है। मतलब अदालतें किसी की भावनाओं या आंसुओं को देखकर फैसला नहीं सुनाती। ना ही महज पुलिस की वर्दी देखकर। बिल्कुल सही। अदालतें सबूतों की कड़ियों, दस्तावेजों की जो टाइमलाइन होती है और जांच की निष्पक्षता का बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करती हैं। अच्छा, और श्रोताओं को बता दूं कि आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार बहुत ही प्रामाणिक है। जी। हम आज मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के एक बहुत ही विस्तृत विधिक अध्ययन का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, जिसमें मेंबर अधिवक्ता अमन वाजपेयी जी और मेंबर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह यादव जी ने बहुत गहराई से कुछ चीजों पर प्रकाश डाला है। बिल्कुल, उन्होंने ये बताया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं, जो कि हमारा नया आपराधिक कानून है। हाँ, जिसने पुरानी सीआरपीसी की जगह ली है, तो उसके प्रावधानों का सही और रणनीतिक उपयोग करके कैसे झूठे मुकदमों की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। सही कहा। और देखिए, किसी भी आपराधिक मुकदमे की जो सबसे पहली ईंट होती है वो क्या है? एफआईआर। जी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है, बचाव की पूरी रणनीति की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए। मैं समझ रही हूँ। रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि जब भी कोई कहानी गढ़ी जाती है ना, तो उसमें समय और घटनाक्रम की कुछ विसंगतियां जरूर छूट जाती हैं। मतलब कुछ इनकंसिस्टेंसीज रह जाती हैं। बिल्कुल। एफआईआर सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये पूरे केस की नींव है। अगर आप नींव में ही दरार साबित कर दें तो पूरा का पूरा केस वहीं गिर जाता है। अरे वाह! तो इस अध्ययन में इस दरार को पकड़ने का क्या तरीका बताया गया है? अध्ययन इस बात पर विशेष जोर देता है कि एफआईआर दर्ज होने का समय और कथित घटना के समय के बीच का जो अस्वाभाविक अंतर होता है, जो गैप होता है। हाँ, जो एक अजीब सा गैप होता है, वो सबसे बड़ा सुराग होता है। जब कोई असली अपराध होता है तो पीड़ित सबसे पहले बिना समय गवाए पुलिस के पास भागता है। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जब केस झूठा होता है तो कहानी बनाने में, सही धाराएं सोचने में और मन मुताबिक गवाहों को सेट करने में पुलिस को समय लगता है। और यही वो समय है जो कागजों पर एक देरी या फिर डिले इन एफआईआर के रूप में दर्ज हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। मजिस्ट्रेट को एफआईआर की सूचना देने में होने वाली अनावश्यक देरी। जी। अगर हम एक आम जिंदगी का उदाहरण लें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को व्हाट्सएप पर कोई बहुत जरूरी मैसेज भेजें और आप दावा करें कि आपने मैसेज सुबह 8 बजे ही भेज दिया था, लेकिन सर्वर कुछ और ही बता रहा हो। बिल्कुल। जब हम सर्वर का टाइम स्टैम्प चेक करें तो पता चले कि मैसेज तो रात के 10 बजे डिलीवर हुआ है। सही। तो अगर इलाके के मैजिस्ट्रेट को समय पर एफआईआर की कॉपी नहीं मिली तो इसका सीधा सा मतलब है कि दाल में कुछ काला है। 100%। लेकिन मुझे एक बात बताइए, असल अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक वकील इस देरी को साबित कैसे करता है? मतलब अदालत में ये बहस कैसी दिखती है? ये जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन का एक बहुत ही तकनीकी और मैं कहूंगा रोमांचक हिस्सा होता है। हाँ? कानून का एक बहुत स्पष्ट नियम है। क्या नियम है? एफआईआर दर्ज होते ही उसकी एक कॉपी तत्काल प्रभाव से संबंधित मैजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। अच्छा, तुरंत भेजनी होती है। हाँ, इसका उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि पुलिस बाद में एफआईआर में अपनी मर्जी से कुछ जोड़ या घटा ना सके। समझ गई। तो जब एक अनुभवी बचाव पक्ष का वकील पुलिस के जांच अधिकारी यानी जिसे हम आईओ कहते हैं, उसको कटघरे में खड़ा करता है, तो वो सीधे ये नहीं पूछता कि क्या तुमने एफआईआर बाद में लिखी। तो फिर वो क्या पूछता है? वो दस्तावेजों की बात करता है। वो पूछेगा, अधिकारी जी,
आपके रजिस्टर के अनुसार एफआईआर सुबह 10 बजे दर्ज हुई, तो फिर डाक रजिस्टर या जनरल डायरी में इसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने की एंट्री अगले दिन शाम 4 बजे की क्यों है? अरे बाप रे। वो पूछता है कि इन 30 घंटों तक ये संवेदनशील दस्तावेज किसकी डेस्क पर पड़ा था। ओहो, मतलब वकील उस 30 घंटे के खालीपन पर, उस गैप पर वार करता है। बिल्कुल, और जब आयो इस देरी का कोई संतोषजनक या तार्किक जवाब नहीं दे पाता, जैसे कि कोई दंगा हो गया था या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी। हाँ, अगर ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है तो अदालत के सामने यह साफ हो जाता है कि एफआईआर घटना के समय नहीं बल्कि बाद में पुलिस स्टेशन में बैठकर सोच समझकर ड्राफ्ट की गई है, जिसे कानूनी भाषा में शायद एंटी टाइमिंग या एंटी डेटिंग कहा जाता है। एकदम सही। और अध्ययन के अनुसार यही वो पहली चोट है जो अभियोजन पक्ष की कहानी में एक बहुत बड़ा छेद कर देती है। तो अगर एफआईआर की कहानी में झोल है तो अगली चीज जो स्वाभाविक रूप से जांच के घेरे में आती है वो है पुलिस द्वारा किया गया रिकवरी या जब्ती का दावा। बहुत ही अहम बिंदु है ये, क्योंकि किसी भी झूठे केस में पुलिस ये जरूर दिखाती है कि फला आरोपी के पास से हथियार, ड्रग्स या कोई चोरी का सामान बरामद हुआ है। जी। और यहीं पर सीजर मेमो और मालखाना रजिस्टर की पूरी कागजी भूल भुलैया सामने आती है। बिल्कुल, सीजर मेमो वो कानूनी दस्तावेज है जो मौके पर बनाया जाता है। मौके पर मतलब जहां से सामान मिला है। हाँ, इसमें लिखा होता है कि पुलिस ने किस जगह से कितने बजे और किन गवाहों के सामने सामान जब्त किया। अच्छा। और जब वो सामान थाने लाया जाता है तो उसे एक सुरक्षित कमरे में रखा जाता है जिसे मालखाना कहते हैं। तो फिर मालखाने के रजिस्टर में भी उस सामान की एंट्री होती होगी? बिल्कुल होती है। विधिक अध्ययन बताता है कि झूठे मामलों में इन दोनों दस्तावेजों यानी सीजर मेमो और मालखाना रजिस्टर के बीच भारी तथ्यात्मक विसंगतियां होती हैं। यहाँ बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे एक रोजमर्रा के कॉर्पोरेट उदाहरण से समझें तो ये तो बिल्कुल एक कॉर्पोरेट ऑडिट की तरह लग रहा है मुझे। वो कैसे? मान लीजिए एक कंपनी का बड़ा सा वेयरहाउस है जिसे हम पुलिस का मालखाना मान लेते हैं, और दूसरी तरफ एक डिलीवरी का चालान है जिसे हम सीजर्स मेमो कह सकते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो अगर वेयरहाउस के इन्वेंट्री सिस्टम में सामान जमा होने का समय दोपहर 2 बजे का दिखा रहा है, लेकिन आपका जो डिलीवरी चालान है वो कह रहा है कि सामान तो शाम को 5 बजे रिकवर हुआ था, तो इसका सीधा मतलब है कि कोई तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। अदालत में वकील वास्तव में एक ऑडिटर की तरह ही काम करता है। पुलिस की पूरी विश्वसनीयता कागजों के इसी मेल पर टिकी होती है। मान लीजिए सीजर मेमो कहता है कि एक सफेद रंग की शर्ट जब्त की गई जिसे एक लाल कपड़े में सील किया गया। ठीक है। लेकिन जब वकील मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी मंगवाता है तो वहां एंट्री होती है कि एक नीले रंग के लिफाफे में कुछ जमा किया गया। अरे, इतनी बड़ी गलती। हाँ, और उस पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर की जगह मालखाना प्रभारी के हस्ताक्षर होते हैं। या फिर आप देखेंगे कि एंट्री की तारीख पर ओवरराइटिंग होती है, जैसे किसी ने पेन चलाकर 3 को 8 बना दिया हो। बिल्कुल, या अलग रंग के पेन से कुछ बाद में जोड़ा गया होता है। मतलब अगर पुलिस ने मौके पे जाकर रिकवरी नहीं की है और सब कुछ थाने में बैठकर कागजों पर गड़ा है तो कहीं ना कहीं वो किसी रजिस्टर में एंट्री करना भूल जाएंगे या गलत समय डाल देंगे। यही होता है। और अभियोजन पक्ष को अदालत में ये साबित करना होता है कि जो सामान जब्त हुआ वो बिना किसी छेड़छाड़ के सुरक्षित रहा और फिर फोरेंसिक लैब तक पहुंचा। अच्छा, इसे शायद चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। एकदम सही। बचाव पक्ष का वकील केस डायरी, सीजर मेमो और मालखाना रजिस्टर, इन तीनों की प्रविष्टियों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह साबित करता है कि ये चेन टूट चुकी है। जब रजिस्टर के पन्ने या समय आपस में नहीं मिलते तो अदालत ये मान लेती है कि बरामदगी पूरी तरह से मनगढ़ंत और गैरकानूनी है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा झोल लग रहा है। क्या? कागजों में तो हेरफेर करना आसान है। कोई भी पुलिस अधिकारी रजिस्टर में बैकडेट में एंट्री कर सकता है, पन्ने फाड़ सकता है या पुराने दस्तावेजों को बदल सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जहां हम सब अपने साथ एक स्मार्टफोन लेकर चलते हैं और हर सेकंड एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं, वहां बचाव कैसे किया जाता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। कागजी सबूतों से तकनीकी सबूतों की ओर बढ़ना इस चर्चा का अगला और मुझे लगता है सबसे अहम पड़ाव है। बिल्कुल। आधुनिक समय में अदालती जिरा की पूरी तस्वीर अब बदल चुकी है। अब ये सिर्फ कागजों और गवाहों के बयानों तक सीमित नहीं है। तो अब तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा होता है? जी, अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा का बेहद आक्रामक उपयोग किया जाता है। इनमें घटनास्थल की वीडियोग्राफी, मोबाइल की जीपीएस लोकेशन और सबसे महत्वपूर्ण कॉल डिटेल रिकॉर्ड, हाँ, जिसे हम सीडीआर कहते हैं, वो शामिल हैं।
अध्ययन इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण जांच अधिकारी के दावों को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। यहीं पर मुझे थोड़ा संदेह होता है। क्या अदालत में इन डिजिटल डेटा को साबित करना बहुत जटिल नहीं है? कैसे? मतलब अगर आरोपी की लोकेशन उस समय कहीं और की दिखा रही है, तो पुलिस अदालत में बहुत आसानी से ये पलटवार कर सकती है कि साहब, आरोपी बहुत शातिर है, वो अपना फोन जानबूझकर अपने घर पर छोड़कर गया था ताकि लोकेशन घर की आए। ये पुलिस अक्सर कहती है। तो फिर एक वकील इस तर्क को कैसे काटता है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि विज्ञान और डेटा का विश्लेषण सिर्फ एक बिंदु पर नहीं रुकता, वो एक पूरा पैटर्न दिखाता है। पैटर्न? मतलब? अगर पुलिस ये दावा करती है कि आरोपी फोन घर छोड़कर गया था, तो वकील उस सीडीआर का और गहराई से विश्लेषण करता है। वो पूछता है कि क्या उस दौरान उस फोन पर कोई इनकमिंग कॉल आई? अच्छा। क्या किसी ने वो कॉल उठाई? अगर आरोपी का भाई या उसकी पत्नी फोन इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी कॉल हिस्ट्री और टावर लोकेशन क्या थी? ओह, समझ रही हूँ। इसके अलावा सिर्फ मोबाइल लोकेशन ही सब कुछ नहीं है। अगर आरोपी का दावा है कि वो घटना के समय शहर से 50 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर था, तो वहां के सबूत ढूंढे जाते हैं? हाँ, वकील वहां के सीसीटीवी फुटेज निकालता है या हाईवे के टोल प्लाजा के फास्टैग डिडक्शन का रिकॉर्ड। अरे वाह, फास्टैग भी? बिल्कुल। या अगर उसने वहां चाय पीकर कोई यूपीआई पेमेंट किया है, तो उस सर्वर के डिजिटल रिकॉर्ड को अदालत में पेश किया जाता है। वाह, मतलब सिर्फ एक मोबाइल टावर नहीं, बल्कि फास्टैग, यूपीआई और सीसीटीवी, ये सब मिलकर एक ऐसा अभेद्य डिजिटल किला बना लेते हैं जिसे भेदना पुलिस के लिए नामुमकिन हो जाता है। और यही डिजिटल साक्ष्य जांच अधिकारी की रटी रटाई टाइमलाइन को असंगत साबित कर देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030 कहते हैं, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पेश करने के लिए धारा 65B या नए कानून की जो तत्संबंधी धारा है, उसके तहत एक सर्टिफिकेट देना होता है, जो उस डेटा की प्रामाणिकता को स्थापित करता है, राइट? बिल्कुल। जब ये तकनीकी सबूत सही कानूनी प्रक्रिया के साथ जज के सामने रखे जाते हैं, तो इंसानी गवाह चाहे जो भी कहानी सुना रहे हो, अदालत तकनीक पर अधिक भरोसा करती है। क्योंकि मशीनें किसी के दबाव में आके झूठ नहीं बोलती हैं। एकदम सही बात है। तो अगर कागजों की विसंगतियां पकड़ी गईं और डिजिटल डेटा ने पुलिस की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया, तो ऐसी स्थिति में एक पुलिस अधिकारी क्या करता है? जब विज्ञान उसका साथ नहीं देता, तो वो इंसान का सहारा लेता है। और यहीं से शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे हैरान करने वाला खेल शुरू होता है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टॉक विटनेसेस कहते हैं और बोलचाल की भाषा में किराए के गवाह। हाँ, किराए के गवाह। ये हमारी जांच प्रणाली की बहुत ही गंभीर और पुरानी बीमारी है। अच्छा। कानून के अनुसार जब पुलिस कोई रिकवरी करती है या किसी अपराध का पंचनामा बनाती है, तो वहां स्वतंत्र और स्थानीय नागरिकों का मौजूद होना जरूरी है, जिन्हें शायद पंच गवाह कहा जाता है। जी। लेकिन कई बार पुलिस असली गवाह खोजने की मेहनत करने के बजाय या फिर किसी झूठे केस को सच साबित करने के लिए अपने कुछ पसंदीदा लोगों को गवाह बना लेती है। पसंदीदा लोग? तो किस सब का क्या मतलब है? ये तो मुझे किसी फिल्म के उस एक्स्ट्रा कलाकार की तरह लग रहा है। एक्स्ट्रा कलाकार? वो कैसे? मतलब आप कोई भी सीन देख लीजिए, अगर हीरो के ऑफिस का सीन है तो वो बैकग्राउंड में कंप्यूटर चला रहा होता है, अगले सीन में वो किसी रेस्टोरेंट में वेटर बना हुआ है। हाँ, महज एक संयोग से हर अपराध स्थल पर या पुलिस की हर जब्ती के समय मौजूद कैसे हो सकता है? बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। और मजेदार बात यह है कि अदालत भी इस फिल्म को बहुत ध्यान से देख रही होती है। अच्छा। जब वकील इस बात की तहकीकात करते हैं, तो वे अदालत के पुराने रिकॉर्ड्स या ई-कोर्ट्स के डेटाबेस में उस गवाह का नाम खोजते हैं। वे अदालत में जज के सामने ये साबित करते हैं कि ये जो व्यक्ति आज चश्मदीद गवाह बनकर खड़ा है, पिछले 1 साल में ये 3 अलग-अलग थानों के 5 अलग-अलग मुकदमों में पुलिस का गवाह बन चुका है। बाप रे। कभी ये ड्रग्स की रिकवरी में खड़ा होता है, तो कभी चोरी की गाड़ियों की बरामदगी में। तो एक चतुर वकील ऐसे गवाह को अदालत में तोड़ता कैसे है? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न खड़ा करता है कि उस गवाह की असलियत कैसे बाहर लाई जाए। वकील क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे बहुत ही बुनियादी लेकिन घुमावदार सवाल पूछता है। जैसे वो पूछेगा, आप उस रात 2 बजे उस सुनसान चौराहे पर क्या कर रहे थे? तो गवाह क्या कहता है? गवाह एकदम रटा हुआ जवाब देता है, जी मैं चाय पीने गया था। फिर वकील पूछता है, आपका घर तो वहां से 15 किलोमीटर दूर है, क्या आप रोज इतनी दूर चाय पीने आते हैं? उस चाय वाले का नाम क्या है? ओ, यहाँ वो फंस जाएगा। बिल्कुल।
जब गवाह इन छोटे छोटे सवालों में उलझता है, पसीना पसीना होता है और उसके बयान सीजर मेमो के कागजों से मेल नहीं खाते, तो उसका पूरा झूठ बेनकाब हो जाता है। समझ रही हूँ। अदालत ये स्पष्ट रूप से समझ जाती है कि ये कोई स्वतंत्र नागरिक नहीं है, बल्कि पुलिस के दबाव में काम करने वाला किराए का गवाह है। और जब इस किराए के गवाह के झूठ को मालखाना रजिस्टर के उस कॉर्पोरेट ऑडिट वाले विश्लेषण के साथ जोड़ा जाता है, और डिजिटल डेटा की अचूक टाइमलाइन के साथ भी। हाँ, इन सबको जोड़कर जब अदालत के सामने रखा जाता है, तो पुलिस का वो पहाड़ जैसा दिखने वाला झूठा केस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। बिल्कुल। अध्ययन का मूल निष्कर्ष यही है कि न्याय सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने निर्दोष हैं। तो किस बात पर निर्भर करता है? न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बचाव पक्ष ने विधिक प्रक्रिया की इन खामियों को कितनी समझदारी और आक्रामकता के साथ अदालत के पटल पर रखा है। बहुत गहरी बात है ये। पुलिस का हर कदम एक दस्तावेज बनाता है और हर झूठे दस्तावेज में सच्चाई का एक सुराग छिपा होता है। सही कानूनी रणनीति उन्हीं सुरागों को जोड़कर एक निर्दोष व्यक्ति की आजादी का रास्ता खोलती है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के सार को समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, तो डरना बहुत स्वाभाविक है। जी। लेकिन अदालतें हवाई कहानियों पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच और क्रॉस एग्जामिनेशन की आग में तपकर निकले हुए सच पर फैसला सुनाती हैं। एकदम सही। एफआईआर में हुई देरी, कागजों और मालखाने की प्रविष्टियों में ओवरराइटिंग, फास्टैग और मोबाइल लोकेशन का डिजिटल सच, और पुलिस के उन एक्स्ट्रा कलाकारों यानी स्टॉक विटनेसेस की पहचान, ये वो औजार हैं जिनसे कानून की ढाल मजबूत होती है। बिल्कुल। लेकिन आज हमने ये तो समझ लिया कि एफआईआर, सीजर मेमो, डिजिटल डेटा और गवाहों में खामियां कहाँ होती हैं और उन्हें कैसे पकड़ा जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या जब अदालत की असली कार्यवाही चल रही होती है, कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा होता है, जज सामने बैठे होते हैं और वो पुलिस का जांच अधिकारी जिसने ये पूरी झूठी कहानी गढ़ी है, वो पसीने से तरबतर कटघरे में खड़ा होता है, तो एक अनुभवी वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उससे वो कौन से रणनीतिक और जाल में फंसाने वाले सवाल पूछता है, जिससे वो अधिकारी खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। और वो अपने मुंह से पूरा सच उगल देता है। जांच अधिकारी के दिमाग को उस वक्त अदालत में कैसे पढ़ा जाता है, उसके आत्मविश्वास को कानूनी सवालों से कैसे तोड़ा जाता है। ये वाकई एक सस्पेंस थ्रिलर के से भी ज्यादा रोमांचक है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए अदालत की वास्तविक मनोवैज्ञानिक रणनीतियों में और गहराई से उतरने की आवश्यकता है। आज की इस गहन चर्चा को हम इसी सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। जुड़े रहिए और हमेशा सीखते रहिए।